इतिहास। आज हम भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव के बारे का विश्लेषण करेंगे। वैसे हम सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति की विशेषता भी रही है कि प्राचीन संस्कृतियां रही, लेकिन वो समय के साथ नष्ट भी हो गई। मगर भारतीय संस्कृति ऐसी थी जो कि प्राचीन काल से निरंतर अविरल जो है वो धारा की तरह बहती आई है। भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी टूटन या विभाजन नहीं हुआ। अगर हम हड़प्पन काल, प्रागैतिहासिक काल को छोड़कर हड़प्पन काल से देखें तो आज तक जो है वैदिक परंपरा भारत के अंदर चली आई है। और भारतीय संस्कृति के इसका नॉन स्टॉप प्रभाव का एक कारण ये था कि भारतीय संस्कृति ने दूसरे जो प्रभाव थे उनको अपने अंदर आत्मसात कर लिया। प्राचीन काल में शुंग, सातवाहन, शतयुग में यवन आए, पल्लव, कुषाण, विदेशी जातियां आई, उनको भी भारतीय संस्कृति ने आत्मसात कर लिया। फिर उसके बाद मध्यकाल में अगर हम देखें तो मुस्लिम भारत का इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसकी भी जो है बहुत सारी विशेषताएं भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। फिर आधुनिक युग में पोर्चुगीज आए, पोर्चुगल जो है वो भारत आए, उसके बाद जो है वो एक नया गोवन संस्कृति विकसित हुई। फिर पोर्चुगीज के बाद और विदेशी भारत आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ये सब भारत आए और इनके अपने अपने जो है अपनी अपनी संस्कृतियां, विकसित संस्कृतियां थी और ये भारत में जो है कई वर्षों तक रहे। तो एक जो है वो इनका प्रभाव जो है उससे परिवर्तन हुआ। भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो चेंजेस आए, लेकिन मूल जो संस्कृति थी वो वैसे की वैसे रही। लेकिन बहुत सारे पहलू जो है वो सभी पक्षों को इसने प्रभावित किया। एक तो भौतिक जीवन की अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, दूसरी परंपराओं, जो परंपरा थी उनका भी रूप जो है वो परिवर्तित हुआ। तो इतने वर्षों से विदेशियों का भारत में आना और उसके बाद खास तौर पर जब पाश्चात्य संस्कृति भारत में आई तो उससे जो है वो भारत के ऊपर, भारत के विभिन्न पक्षों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिसमें पहला जो है वो हम सांस्कृतिक, अगर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रभावों की समीक्षा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सामाजिक प्रभाव देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरगामी जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता ने संस्कृति पर, हमारे पहलू पर क्रांति उत्पन्न कर ली। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे जाति प्रथा पर जो है वो बहुत प्रहार किया। लंबे समय से भारत के अंदर ये व्यवस्था रही है, जाति व्यवस्था रही है, उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे कर उसके अंदर जो है वो जटिलता आ गई। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने इस जाति प्रथा पर प्रहार किया, क्योंकि ये जाति प्रथा विशेषतः जो है वो इसका स्वरूप भारतीय था और इसमें जो है वो इसकी जो विशेषताएं थी वो भारत के लिए स्पेसिफिक थी। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के लोग जो है वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जो है वो भारतीयों को जो पाश्चात्य शिक्षा मिली उसमें जाति पाति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। अच्छा, ये लोग जो है पश्चिमी सभ्यता वाले लोग आराम से मिलते जुलते थे, रेस्टोरेंट, होटल में जाते थे, वहां पर खाना खाते थे, वहां पर खाना बनाने वाले की जाति जो है वो नहीं पूछी जाती थी। तो इस तरीके से सामाजिक जो जाति प्रथा की जो भारत के अंदर जो प्रचलन था, धीरे धीरे कर उसका जो है वो एक तरह से अनरावल होने लगा। जाति प्रथा जो है वो धीरे धीरे कर उसका महत्व जो है वो कम होने लगा और उसमें जो है वो परिवर्तन दिखाई देने लगा। फिर उसके साथ साथ चूंकि भारतीय जो है जब विदेशों के संपर्क में आए
तो हमारा खान पान, कपड़े आदि, उन सब में जो है वो परिवर्तन आ गया। पहले जो है ये व्यवस्था होती थी कि किसी विशेष जाति के द्वारा जो है खान पान, बनाया हुआ खान पान नहीं लिया जाता था। लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा में, जो भारतीयों ने जो अंग्रेजी शिक्षा में पले बढ़े, वो इन सब बातों को नहीं मानते थे। वो खुलेआम जाकर सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। तो उसमें जो है यहाँ पर जो है ये परिवर्तन आने लगा। तो शुद्धता वाला जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे कर जो है उसके अंदर चेंजेस आने लगे। और क्योंकि यातायात के साधन विकसित हुए थे, यातायात के साधन विकसित होने से गांव में और शहरों में जो दूरी थी वो कम होने लगी और लोग आसानी से जो है वो इधर उधर जाने लगे। तो आज जो कट्टरता एक स्थान पर हो सकती थी, वो जब अलग अलग जगहों से अलग अलग जाति के लोग साथ में मेलजुल होने लगा, तो ये जो व्यवस्थाएं थी ये धीरे धीरे टूटने लगी। और जो आधुनिक युग में जो सामाजिक मेलजोल होने लगा, ये एक पाश्चात्य शिक्षा का जो है वो प्रमाण था। इसमें जो है भारतीय संस्कृति में यूं तो पहले भी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह थे, लेकिन इसके बाद जो शहरों में पाश्चात्य शिक्षा लोग ग्रहण करने लगे, तो उससे जो है वो विवाह जो होने लगते थे उसमें जो है वो जाति वाले बंधन नहीं रहते थे। उसमें जो है वो शिक्षित लोग जाति देखे बगैर जो है वो विवाह करने लगे। तो ये एक जो है वो चेंज था। अगर हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे संपूर्ण सामाजिक ढांचे को ही बदल दिया। इसमें अभी तक जो भारत के अंदर जो सामाजिक ढांचा था वो परिवार पर निर्भर था, और परिवार और उसके बाद कम्युनिटी, जाति महत्वपूर्ण थी। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में व्यक्तिवाद जो है उसका बीजारोपण हुआ। पाश्चात्य सभ्यता परिवार की बजाय व्यक्ति विशेष पर को महत्व देती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जो है वो अधिकार, ये सारी बातें जो है ये पाश्चात्य शिक्षा से विकसित होने लगी। और इन्होंने जो है वो जो सामाजिक ढांचा था उसको उसमें परिवर्तन आया। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से उदाहरण में देखें कि विवाह के बाद सास जाति की बहू जो है वो पर्दा करे, लोगों से मेलजोल नहीं रखे और घर तक सीमित। लेकिन जो महिला पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर चुकी है वो न तो पर्दा सास से करना पसंद करेगी, न वो अपने आप को घर तक गृह कार्य में सीमित रहेगी। तो इस तरीके से ये जो है पाश्चात्य जो सभ्यता है इसने जो है वो सामाजिक ढांचे को जो है वो पूर्ण रूप से बदल लिया। धीरे धीरे कर आर्थिक ढांचा बदला, सामाजिक ढांचे के अंदर परिवर्तन किया। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, धीरे धीरे कर जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होने लगा, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया। क्योंकि पहले ज्यादातर पारिवारिक जो है वो व्यवसाय होते थे, परिवार के लोग एक ही जगह उसी व्यवसाय को करते थे। लेकिन अब जब इकोनॉमिक चेंजेस हुए, इकोनॉमी बदली, तो लोग घर के बाहर नौकरी के लिए जाने लगे। और जब बाहर नौकरी करते थे दूसरे शहर में, तो नेचुरली जब व्यक्ति दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है तो उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ जाते। तो ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो है वो खंडन प्रारंभ हो गया, टूटना जो है वो प्रारंभ हो गया, और लोग जो है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है वो हो जाता। तो ये एक तरह से व्यक्तिवाद का जो बीजारोपण हुआ, इसने जो है भारतीय सामाजिक ढांचे को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो इस तरह से जो है वो संपूर्ण समाज के अंदर एक परिवर्तन दिखाई देने लगा। फिर इसके साथ अगर हम पाश्चात्य प्रभाव धर्म के क्षेत्र में देखें तो वो भी बहुत गहरा और व्यापक था। सबसे पहले तो भारतीय की जो धार्मिक मान्यताएं थी इसको विदेशियों ने या अंग्रेजों ने चैलेंज किया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने जो धार्मिक मान्यताएं थी भारत की
पे परिहास करना शुरू किया, उसको चैलेंज करना शुरू किया, मूर्ति पूजा और इन सब की जो है वो हंसी उड़ानी शुरू की। तो इससे धीरे धीरे कर जो भारतीय चिंतक थे उसके अंदर एक नई धार्मिक चेतना जो है वो विकसित हुई। और उन्होंने जो है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती है, रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, ये सारे जो विचारक थे, इन्होंने इसका विरोध किया और जो भारतीयों के अंदर जो हीन भावना विकसित हो रही थी उसको सुधारने का कोशिश की और आध्यात्मिक विरासत में विश्वास बढ़ाने का जो है वो प्रयास किया गया। देश में सुधारवादी जो आंदोलन है उसका सूत्रपात हुआ। अब ये सुधारवादी आंदोलन क्या थे? ये सुधारवादी आंदोलन ने जो भारतीय धर्म की जो बेसिक टेनेंट्स थे या मूल जो उसकी व्यवस्थाएं थी उसको परिवर्तित नहीं किया। भारतीयों का दृष्टिकोण जो है वो उसमें चेंज लाने की कोशिश की। जो आडंबर पाखंड जो धर्म के अंदर प्रवेश कर गए थे उनको हटाकर और मूल जो है वो धर्म की जो बातें थी उसको उजागर करने की कोशिश की। इससे ये हुआ कि जो ईसाई धर्म की प्रगति थी, जब भारत में क्रिश्चियन आए तो उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को फैलाने का प्रचार प्रसार किया और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि जो समाज के जो दबे हुए तबके थे और जो ट्राइबल बेल्ट थे वहां पर इन्होंने जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में फिर जब हिंदूवादी या राष्ट्रवादी जो सुधारक थे उन्होंने धीरे धीरे कर ये चेतना विकसित की कि भारतीय समाज जो है वो नहीं है जो कि उसको अंग्रेजों द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वास्तविक जो धर्म है उसमें आडंबर और पाखंड नहीं है। तो उस पहलू को जो है वो उजागर किया। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है वो अपने धर्म के प्रति आस्था और सम्मान की भावना जो है वो विकसित हुई। और इन सुधारों के कारण जो धार्मिक सुधार हुए उससे जो है वो एक नया भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और गौरवमय परंपराएं जो थी भारत की उसके प्रति जो है वो श्रद्धा उत्पन्न हुई। और इसी का नतीजा था कि भारत के अंदर राजनीतिक चेतना जो है उसका संचार हुआ। तो धार्मिक जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसी के कारण जो अब तक जो भारतीय धर्म के अंदर आडंबर थे, पाखंड था, उसको जो है उसका विरोध कर और एक जो कहना चाहिए धर्म की जो वास्तविक व्याख्या है, जो वास्तविक उसका स्वरूप है वो लोगों के सामने आया। फिर आर्थिक, अगर हम इस व्यवस्था का देखें तो आर्थिक प्रभाव जो है वो पाश्चात्य संस्कृति का बहुत अधिक था और शायद आर्थिक जो पहलू था उससे ज्यादा कोई और प्रभावित नहीं हुआ। अंग्रेज भारत के अंदर व्यापार के उद्देश्य से आए थे और उन्हें राज्य भी मिल गया। ये जो है अंग्रेज खुद इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो भारत जैसे विशाल राष्ट्र पर जो है वो इतने प्रभावी ढंग से अपना साम्राज्य स्थापित करके उसका शोषण कर सकते। वो तो सिर्फ जो है वो उनका उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन जब उनको सत्ता मिल गई तो उन्होंने जो है उस सत्ता का प्रयोग जो है वो भारत का शोषण करने में किया और इतने वर्षों तक किया और बिना किसी लाड लपेट के उन्होंने भारत का शोषण किया। तो आर्थिक जो है वो प्रभाव बहुत ज्यादा बड़ा। इन्होंने जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने, अगर हम देखें तो व्यापारिक रूप से भारत को पंगु बनाया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेते थे, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति का मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री स्थापित हुई। अब इंडस्ट्री तो इंग्लैंड में स्थापित होगी, लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के लिए दो पहलू थे। एक तो इंडस्ट्री को कच्चे माल की आवश्यकता है और दूसरा उसको खपाने की। जैसे अगर हम ये देखें कि इसको इस दृष्टि से देखें कि यहाँ पर जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्री स्थापित की गई। अब इंडस्ट्री को
इंग्लैंड में स्थापित हो गई, लेकिन इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो है वो कच्चे माल की आवश्यकता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडस्ट्री जो है वो कपड़ा बनाने की है, कपड़ा बनाने की मिल है, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री जो है ये कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री, अब इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? इसको काम करने के लिए पहले कच्चा माल चाहिए। अब चूंकि ये कपड़ा बनाने की, तो हम ये माने कि इसको जो है वो सूत या कॉटन चाहिए। अब ये इस इंडस्ट्री को चलने के लिए सूत या कॉटन की आवश्यकता है। ये कॉटन जो है इस कंपनी को मिला, इस इंडस्ट्री ने उसको काम में लेकर और क्या बनाया? कपड़ा बनाया। अब इंग्लैंड के पास सिर्फ ये इंडस्ट्री है, ना तो उसके पास कपड़ा है, ना तो उसके पास कच्चा माल है, और ना उसके पास मार्केट है, क्योंकि अभी कपड़ा बन गया, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री ने कपड़ा बना लिया। अब इस कपड़े बनाने से इंडस्ट्री का कुछ नहीं होगा, इसको जो है वो इसके लिए मार्केट चाहिए। तो अब इंग्लैंड की क्या स्थिति है कि इसने जो है वो ये इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्री में उसको कच्चा माल चाहिए, तो उसने क्या किया कि जो कॉलोनीज थी, अब यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, तो उसने जो है भारत से कच्चा माल लिया, ठीक है। यहां से कच्चा माल लेके उसने इंडस्ट्री में डाला, इंडस्ट्री ने उसको कपड़ा बनाया और उस कपड़े को उसने वापस भारतीय मार्केट में डाला। तो ये दोनों तरफ का शोषण हुआ। पहले उसने कच्चा माल भारत से लिया कौड़ियों के भाव, किसानों को मजबूर किया, उनको फोर्स किया कि वो जो है वो अपने खेतों में उगाए, जो कि इंग्लैंड को चाहिए वो फसल उगाए। वो फसल के पूरे दाम न देकर कौड़ियों के भाव उसको खरीदा, इंग्लैंड ले आए। अब यहाँ पर इधर किसानों को नुकसान हुआ, जो फसल उगा रहे हैं उनको नुकसान हुआ। यहां से इसने कपड़ा बनाया और उसको बाजार में बेचा। तो इधर यहाँ पर तो किसान ने नुकसान खाकर कच्चा माल बेचा और यहाँ पर वो पैसा देकर कपड़ा खरीद रहा है। तो फायदा किसको हुआ? इंडस्ट्री को। पहले तो यहाँ शोषण किया उसने और यहाँ शोषण किया, तो इन दोनों का नुकसान किसको हुआ? इंग्लैंड की इंडस्ट्री। तो इस तरीके से जो है वो व्यापार उन्होंने भारत का नष्ट कर दिया। उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम और एक्साइज पॉलिसी इस तरह से बनाई जिससे कि भारत की फैक्ट्री जो है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। अगर और टैरिफ सिस्टम जैसे भारत का माल है, भारत की फैक्ट्री में निर्मित माल है, वो अगर बाहर जाता है तो उसके ऊपर एक्साइज 5% लगाएंगे, और अगर इंग्लैंड का है तो उस पर एक्साइज 2.5% लगेगी। तो इस तरीके से भेदभाव करकर इन नीतियों के कारण भारत का उद्योग जो है वो उनके द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। भारत का उद्योग बना भी नहीं पाया क्योंकि उन्होंने भारत को कच्चे माल की मंडी बना दिया और निर्मित माल को डंप करने का जो है वो बना दिया। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे कर भारत का उद्योग धंधे जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए और इंग्लैंड की फैक्ट्रियां जो है वो पनपने लगी। अब दूसरा इसका एक प्रभाव था कि ये संयुक्त जो है वो परिवार की प्रथा टूटने लगी। अब चूंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूटने लगा तो भूमि जो है उसका बंटवारा होता है, और भूमि जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई और छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो खेती और उपज जो है वो उचित नहीं होती थी। और फिर इन्होंने ये किया कि दूसरा कि किसानों को मजबूर किया कि वो फसल उगाएं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी, अंग्रेजों की रिक्वायरमेंट थी, पार्टियों की नहीं थी। जैसे पंजाब में जो है वो गेहूं उगाने के लिए, बॉम्बे में रुई उगाना है, बंगाल में नील के लिए, बिहार में अफीम के लिए और आसाम में चाय के लिए। अब ये यहाँ पर ये क्या करते थे कि इन किसानों को फोर्स किया जाता था कि वो ये फसल उगाए। सामान्यतः तो किसान जो है वो अपनी खेत में की फसल उगा लेता था जो कि साल भर का उसका काम चल जाता था,
लेकिन अब अगर कंपनी कह रही कि आपको सूत उगाना है तो किसान सूत खा नहीं सकता। अगर आसाम के बागानों में चाय उगानी है तो किसान साल भर चाय नहीं खा सकता। तो ऐसे में अब उसके एवज में जो है ब्रिटिशर उनको उचित मुआवजा नहीं देते थे, बहुत सस्ते दामों पर ये उगा लेते। तो इससे ये हुआ कि किसान भी धीरे धीरे कर गरीब होने लगा, उसकी भूमि का बंटवारा हो गया, उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता था तो वो जमीन बेच देता था। फिर जो है वो जिस तरह की कृषि की नीतियां बनाई, अब खाद्यान्न तो निर्यात भी होता था। अब एक तरफ तो ये होता था कि देश में अकाल पड़ रहा है, जैसे 1876-78 के बीच में साउथ इंडिया में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन इस समय जो है वो 69 लाख पौंड का अनाज जो है वो निर्यात भी किया जाता है। तो एक तरफ तो देश में अकाल पड़ रहा है, एक तरफ जो है आप निर्यात कर रहे हैं। तो ये जो है वो अंग्रेजों की नीति के कारण जो है एक समय जो अत्यधिक संपन्न भारत था वो धीरे धीरे कर निर्धन होने लगा। अब इस समय जो है वो 18वीं शताब्दी के बाद धन का निष्कासन भी होने लगा, क्योंकि देखो जो फैक्ट्रियां बनती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको सरकार को उसका जो है वो संरक्षण उसको देना पड़ता है, जब भी वो इंडस्ट्री जो है पनप सकती थी। लेकिन सरकार ने संरक्षण देने की बजाय जो है वो उन कंपनियों को, भारत के जो उद्योग थे उनको जानबूझकर गलत नीतियों के द्वारा उनको नष्ट कर दिया। अच्छा, एक तरफ तो कृषि का जैसे हमने देखा कि किस तरह से कृषि में हालत हुई, उस तरीके से उद्योग धंधों को भी इन्होंने नष्ट कर दिया, और उसके बाद धन का निष्कासन भी शुरू हो गया। दादा भाई नायडू ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, उसके तहत जो है वो किस प्रकार से भारत से धन का निष्कासन हुआ। एक तो जो भारत से माल जाता था उसमें जो है जो भारत से जो राजस्व वसूल करते थे अंग्रेज, जनरली इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि हम देखते हैं कि जो पहले अंग्रेजों से पहले जो राजस्व भारत में सरकार वसूल करती थी, चाहे वो प्राचीन काल में, मध्य काल में, तो वो एक तरह से वो सरकार जो है राजस्व उस तरीके से था कि राजस्व वसूल होता था और वापस देश में ही प्रयोग में लिया जाता था। वो इस तरीके से था कि वो राजस्व एक सूर्य के धूप की तरह था, जो कि वाष्प की तरह उसको लेता था और बाद में वो ही बादल बनकर बरस जाता था। लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था कि वो बादल था जो कि यहाँ से वसूल तो कर लेता था, लेकिन बरसता कहाँ था, इंग्लैंड में जाकर। तो वो सारा धन जो है वो भारत का निकलकर इंग्लैंड में बरसता था। तो धीरे धीरे कर भारत जो है वो बिल्कुल ही सूखा हो गया और सारा धन जो है विदेशों में चला गया। जो जितने भी अधिकारी होते थे, वो बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी होते थे, उनको बहुत बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, वो सारे के सारे बाहर दे देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे पैसा। पेंशन मिलती थी वो इंग्लैंड भेज देते थे, उनकी जो सेविंग होती थी वो सारी इंग्लैंड चली जाती थी। तो ये सारा जो है वो धन वहां चला जाता था। तो मुद्रा तो भारत से बाहर ही जा रही है, वो कहीं से भी वापस भारत में नहीं आ रही। और इसमें यह भी होता था कि जो धन भारत से निष्कासित हो जाता था वो सार्वजनिक ऋण के रूप में वापस भारत आ जाता। मतलब वो पैसा भारत से ले जा रहे हैं, वही पैसा भारत वापस आ रहा है ऋण के रूप में, और उस ऋण पर और अधिक टैक्स लगाया जा रहा है, उसका जो है इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और वो इंटरेस्ट वापस जो है वो वहां जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, भारत का पैसा इंग्लैंड जाता है, वो पैसा ऋण के रूप में वापस भारत आता है, वहां पर ऋण के साथ और इंटरेस्ट हो जाता है, और वो लेकर वापस इंग्लैंड जा रहा है। तो ये एक साइकिल, दुष्चक्र बन गया, और ये इस दुष्चक्र ने भारत को जो है वो सोने की चिड़िया से कंगाल बना दिया। इसको हम अगर इस तरीके से देखें कि जो है सबसे पहले भारत से जो है वो पैसा लिया गया, ये यहां से इसको इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है, ये राजस्व के रूप में या किसी भी रूप में यहां से पैसा गया, ये इंग्लैंड गया। अब यहां इंग्लैंड से ये पैसा
ऋण के रूप में कि भाई ये पैसा इंग्लैंड ने कहा कि हम ये आपका ऋण है, ऋण पर इन्होंने जो है वो इंटरेस्ट जोड़ दिया और ये सार्वजनिक ऋण वापस भारत भेज दिया। तो ये जो पहले पैसा भारत के पास गया, ये इंटरेस्ट जुड़कर और यहाँ पर जो है ये जुड़ा पैसा भारत जो है वो इस पैसे पर ऋण प्लस इंटरेस्ट जो है वो चुकाकर भारत से लिया और ये वापस जो है वो इंग्लैंड गया। तो ये चक्र यूं चलता रहा। जो मूल रूप से पैसा राजस्व गया वो ऐड होता रहा, उस पर इंटरेस्ट ऐड होता रहा, ऋण ऐड होता रहा और वो भारत से वापस लिया। मतलब 10 रुपए लिए इस पर ऋण जोड़े 15 रुपए से 20 रुपए हुआ, यहाँ पर और जोड़ा 20 से ये 100 रुपए। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर जो है ये दुष्चक्र चलता रहा और भारत का जो है वो सारा पैसा जो है वो इंग्लैंड जाता है। धन्यवाद।